सुबह 6 बजे मोहनीश अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वो खुली आंखों से छत को देख रहा था कि तभी उसके बगल में पड़ा इंस्पेक्टर माधव का फोन बज उठा। हेलो, जय हिंद सर, मैं कांस्टेबल तुकाराम बोल रहा हूँ। आपका फोन रात में भी ट्राई किया था लेकिन आपने उठाया नहीं। सारे सबूत आपके बेटे की तरफ इशारा कर रहे हैं। वही है देहरादून का सुपर हीरो पिशाच। लेकिन अब आगे क्या करना है सर? आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो माधव सर, हेलो। मोहनीश ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया, लेकिन उसके ठीक 10 मिनट बाद उसका फोन फिर बजा। हेलो, गुड मॉर्निंग आशीष सर। गुड मॉर्निंग मोहनीश। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। मुझे लगा तुम्हें फोन करके याद दिला दूं कि आज हमें धारकोट निकलना है माइनिंग ऑपरेशन वापस शुरू करने के लिए। अरे सर, आप खुद क्यों जा रहे हैं? मैं हूं ना वहाँ का काम सुपरवाइज करने के लिए। आप तो बस वर्कर लोगों को भिजवा दीजिएगा। पिछली बार लोकल लोगों को ही हमने काम पर रख लिया था, जिन्होंने महापिशाच में अपने विश्वास के चलते काम छोड़ दिया था। लेकिन इस बार वो गलती नहीं होगी। अरे कोई बात नहीं मोहनीश, आज पहला दिन है। मैं आज तो कम से कम तुम्हारे साथ ही जाऊंगा धारकोट। तुम्हारे मैनेजर साहब से मैंने बात कर ली है। तुम्हें उन्हें नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक 7 बजे तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा दूंगा तुम्हारे घर के बाहर। ठीक है सर, मैं रेडी हो जाता हूँ। मोहनीश ने आशीष का फोन काटा ही था कि तभी उसके फोन पर दोबारा घंटी बजी। हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं तारा बोल रही हूँ मोनीश। ओह, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था तारा। फिलहाल सिर्फ तुम और शुभम ही हो जिनको मेरी सच्चाई के बारे में पता है। तुम दोनों को क्या लगता है खुद को भीड़ से घेर कर बच जाओगे? मैं आज नहीं तो कल तुम दोनों तक पहुंच ही जाऊंगा। मुझे पता है मोनीश कि तुम अब बहुत शक्तिशाली हो चुके हो। दरअसल बात यह है कि कल तुम जब मेरे कमरे में मेरे करीब आए तो मेरे मन में सालों से दबी फीलिंग्स फिर से बाहर निकल आई। मैं मानती हूँ कि हाई स्कूल में मैंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शुभम के साथ चीट किया था, लेकिन उस गलती का एहसास मुझे कल ही हुआ। मेरे मन में फिर से तुम्हारे लिए प्यार जग गया मोनीश। क्या? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन करने में मुश्किल हो रही है तारा। पता है तुम्हें फिर से पाने के लिए मैं कितना तरसा था इतने सालों तक। ऑफिस में काम करने वाली प्रिया को भी इसलिए चाहने लगा था क्योंकि उसकी शक्ल तुमसे काफी हद तक मिलती थी। प्रिया को तो तुमने रास्ते से हटा दिया ना मोनीश। अब तो तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं कि हम दोनों दुनिया पर मिलकर राज कर सकते हैं। बस तुम्हें एक काम और करना होगा, शुभम को भी रास्ते से हटाना होगा। कोई बड़ी बात नहीं है तारा, बस वो मुझे किसी सुनसान जगह पर मिल जाए तो मैं उसका भी काम तमाम कर दूंगा। शुभम भी मेरी फीलिंग्स को समझ गया, इसलिए वो मुझे यहाँ से दूर लेकर जाना चाहता है। वो मुझे धमका रहा है कि अगर मैंने तुम्हारे बारे में सोचा भी तो वो मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। लेकिन मेरे मन से अब तुम्हारा ख्याल नहीं निकल रहा मोनीश। वो मुझे धारकोट में ले जा रहा है, बोल रहा है कि देहरादून से दूर किसी शांत जगह एंगेजमेंट करेगा जहाँ तुम उस तक ना पहुँच सको। ओह, तो वो तुम्हें धारकोट लेकर जा रहा है। मैं भी ऑफिस के काम से वहीं आ रहा हूँ तारा, तुम घबराओ मत। उस शुभम के चंगुल से मैं तुम्हें छुड़वा लूंगा। धारकोट वो तुम्हें लेकर जाएगा जरूर, लेकिन उसकी लाश ही वहां से वापस आएगी। तुम बस अपना फोन ऑन रखना और मुझे लोकेशन बताती रहना। थैंक गॉड कि तुम मुझे बचाने आ रहे हो मोनीश। आई लव यू। आई लव यू टू तारा। तारा ने फोन रखा। उसके सामने खड़े शुभम और मनक मुस्कुरा रहे थे। काम बन गया। भले ही मोनीश के अंदर महापिशाच की शक्ति हो, लेकिन उसकी भावनाएं अभी भी उसे एक हद तक कंट्रोल कर रही हैं। मेरे पीछे फटाफट धारकोट तक आने को तैयार हो गया वो। तुमने नाटक बहुत अच्छा किया तारा। जिस तरह तुमने मोहनीश से बात की, एक पल को तो मैं भी डाउट में आ गया था कि कहीं तुम सच में मोहनीश से वापस प्यार तो नहीं करने लग गए। अब हमें बिना देर किए धारकोट निकलना चाहिए बच्चों। अच्छा है मोहनीश को अब तुम दोनों की स्थिति पता है। अब उसे उस स्थान तक लेकर जाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो तीनों सड़क के किनारे खड़ी शुभम की गाड़ी में जाकर बैठ गए। शुभम मनक और तारा के साथ गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया था। दूसरी तरफ मोहनीश काली शर्ट और नीली जीन्स पहनकर तैयार हो चुका था। वो अपने घर के हॉल में आया था कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अभी कौन है? जाकर देखता हूँ। मोहनीश ने दरवाजा खोला तो सामने 2 हवलदार खड़े हुए थे। हाँ, तो आ ही गए आप लोग।
पापा का कुछ पता चला? नहीं बेटे, अब तो उनका फोन भी आउट ऑफ रीच बता रहा है। तुमने उन्हें आखिरी बार कब देखा था? आज सुबह ही किसी का फोन आया और वो बाहर निकल गए। मैं अपने कमरे में नींद में था, इसलिए उनसे कुछ पूछ नहीं पाया, लेकिन दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज मुझे ऊपर तक आई थी। मेरे ख्याल से उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। वो फोन चार्ज करके आप लोगों से कांटेक्ट जरूर करेंगे। ओह, अब मुझे भी कंपनी के काम से इस गाड़ी में धारकोट के लिए निकलना होगा। आप लोगों को पापा के बारे में जब पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। मोनीश ने अपने घर का मेन दरवाजा लॉक कर दिया और कंधे पर बैग टांगे सड़क पर खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में पीछे बैठा आशीष उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। हाँ मोनीश, फटाफट दोनों धारकोट चलकर काम शुरू करवाते हैं। आई होप तुम्हें अपने आखिरी सफर में सफर में मजा आएगा। वो गाड़ी अब देहरादून को छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी। सड़क के दाईं और बाईं तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। आशीष और मोहनीश गाड़ी में पीछे साथ ही बैठे थे। मुझे अनिल के बारे में जब पता चला तो बहुत दुख हुआ सर। आई एम सॉरी। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, होनी को कोई टाल नहीं सकता। वैसे जहां हम जा रहे हैं माइनिंग ऑपरेशन के लिए, वहां के लोग महापिशाच के लेजेंड को बहुत मानते हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? क्या महापिशाच की कहानी में कोई सच्चाई है? उत्तराखंड की धरती महापिशाच जैसे तमाम लेजेंड से भरी पड़ी है सर। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ। वैसे आपको एक बात बतानी थी। कल रात अचानक से मेरी गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला किया था। व्हाट? कब की बात है ये? जब मैं ऑफिस से वापस लौट रहा था शाम के वक्त। मेरी गाड़ी तो चलने लायक कंडीशन में भी नहीं रही, इसलिए मुझे उसको वहीं छोड़ना पड़ा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा तुम पर हमला? मुझे मारने आए गुंडों के हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी सर। उनको भेजने वाला कोई छोटा मोटा गुंडा तो नहीं होगा। उसे ये भी पता था कि ऑफिस से मेरे घर का रूट क्या है, इसलिए रास्ते में जो एक हल्की सी सुनसान जगह पड़ती है, वहीं उन गुंडों ने अपनी गाड़ी से मेरी गाड़ी के लिए रास्ता ब्लॉक किया था। ये मुझे कोई जानने वाला ही है सर, और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। वैसे मोनीश, तुमने कहा कि उन सबके हाथ में राइफल थी। अगर उन्होंने गाड़ी से राइफल पर हमला किया तो तुम बचे कैसे? वो एरिया अक्सर शाम के वक्त थोड़ा सुनसान रहता है, लेकिन उस वक्त गोलियों की आवाज सुनकर कुछ लोग वहीं आ गए थे। उनकी वजह से गुंडों को वहां से भागना पड़ा, वरना मेरा तो खेल ही खत्म हो जाता। वो तो पापा की गाड़ी का इंश्योरेंस था, वरना बहुत नुकसान झेलना पड़ जाता। तुमने अपने पापा से इस बारे में बात की? वो इन लोगों को पकड़ सकते हैं? अभी तो नहीं सर, लेकिन धारकोट से लौटकर जरूर बात करूंगा उनसे। तुम्हारा धारकोट से लौटना तो मुश्किल ही है। एक्सक्यूज मी सर, आपने कुछ कहा? अरे हाँ, मैंने ये पूछा कि तुम्हें किसी पर शक है कि तुम पर हमला किसने करवाया होगा? सर, मुझे लगता है कि मेरे सीनियर श्वेताब या फिर उनके भी सीनियर सरन ने मेरे ऊपर अटैक करवाया होगा, क्योंकि उनका नहीं बल्कि मेरा प्लान इस ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट हुआ। जलन के चलते उन्होंने ऐसा करवाया होगा, क्योंकि मेरे सामने तो वो मुझसे कुछ बोल नहीं पाए। हाँ, तब तो तुम्हें उनसे अलर्ट रहने की जरूरत है। तभी उनकी गाड़ी धीमी होते होते रुक गई। मोहनीश ने दाईं तरफ देखा। सड़क के किनारे जंगल के बीच में ही वो आलीशान कॉटेज बना हुआ था। तुम प्रोजेक्ट पूरा होने तक यहीं रुकोगे मोहनीश। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ, उसके बाद साइट पर हम दोनों ही चलेंगे। आशीष मोहनीश को कॉटेज के अंदर ले गया, जहाँ कई अलग अलग कमरे बने हुए थे। रिसेप्शन डेस्क पर एक लड़का खड़ा था, उसके सामने बाहर की तरफ ही सोफे लगे थे। तुम जाकर सोफे पर बैठ जाओ मोहनीश, मैं जरा रिसेप्शन पर जाकर रूम की चाबी ले लेता हूँ। मोहनीश जाकर सोफे पर बैठ गया और आशीष रिसेप्शन पर खड़े लड़के के पास पहुंचा, जो उसे देखकर मुस्कुराया। सारा इंतजाम हो गया है आशीष सेठ। आपने जो जो हथियार मंगवाए थे वो आपके आदमियों तक पहुंचा दिए। वैसे वही सोफे पर बैठा वो लड़का है क्या जिसको मरवाना है? हाँ यार, वही लड़का है।
इसको खबर भी नहीं है कि इसकी मौत के लिए कितनी तगड़ी प्लानिंग की गई है। वैसे एक मामूली से लड़के को मारने के लिए आपने यहाँ धारकोट में इतना तामझाम किया, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। बस इतना समझ ले कि ये लड़का वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। बस इसको माइनिंग साइट पर लेकर जाऊंगा अभी, जहाँ वर्कर्स के भेस में मेरे ही आदमी इसको मारने के लिए तैयार खड़े होंगे। मनक, शुभम और तारा भी गाड़ी से जंगल के रास्ते के अंदर बने उस मिट्टी के फ्लैट मैदानी एरिया के पास पहुंच चुके थे। वो लोग जब गाड़ी से निकलकर आगे बढ़े तो सामने समतल मैदान पर कई लोग घूमते टहलते दिखाई दिए। वहाँ खुदाई का सामान भी जमीन पर रखा हुआ था। ये क्या बाबा, आपने तो कहा था कि महापिशाच की मूर्ति निकलने के बाद वर्कर्स काम छोड़कर भाग गए थे। यहाँ के लोकल गांव के लोग जो पहले काम पर लगे थे वो तो भाग ही गए थे, लेकिन इन लोगों में से कोई लोकल नहीं लग रहा। इतनी देर में एक मवाली सा दिखने वाला लड़का उनकी तरफ आया। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो जाओ यहाँ से। हाँ, चले जाएंगे बच्चे। पहले ये तो बताओ कि तुम लोग खुदाई करने आए कहाँ से हो? यहाँ आसपास के तो नहीं लगते ना? अरे हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने आए हैं, देहरादून से। आशीष सेठ के आदमी लोग हैं हम सब। आप लोगों का आगे जाना अलाउड नहीं है। मनक, शुभम और तारा उस जगह से थोड़ा पीछे पेड़ों के झुरमुट की तरफ आ गए। मोहनीश ने भी फोन पर कहा था कि वो ऑफिस के काम से यहाँ आ रहा है। शायद ये लोग माइनिंग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे बाबा? मूर्ति मेरे पास अभी भी है। मैं यहीं जंगल में तंत्र साधना शुरू करता हूँ। ये जंगल वाला भाग भी उसी देवभूमि का हिस्सा है जहाँ खुदाई चल रही है। यहाँ हमारे काम में कोई बाधा भी नहीं होगी। है तो मोहनीश को फोन करके यहीं आने को बोलो तारा। जब तक वो यहाँ आएगा मैं महापिशाच की ऊर्जा को कैद करने की सारी तैयारी कर लूंगा। है